नमस्कार, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। मैं हूं बलवंत तक्षक। मुंबई में फिल्म अभिनेता सुशांत राजपूत की मौत को लेकर सवाल उठ रहे हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के संक्रमित मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है और महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार में खींचतान की खबरें हैं। इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं शिवसेना के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा के सदस्य संजय राउत। संजय राउत साहब, आपका स्वागत है। नमस्कार। मुंबई में फिल्म अभिनेता सुशांत राजपूत ने खुदकुशी कर ली है और इस पर अब बहुत से सवाल उठने लगे हैं। आपका क्या मानना है? देखिए, खुदकुशी हुई है। एक नौजवान अभिनेता है, कलाकार है बॉलीवुड का, जी, जिसने अपनी जिंदगी इस तरह से खत्म कर दी। ये सबके लिए एक सदमा है, शॉक है। उसके कारण क्या है, अब मीडिया के माध्यम से अलग अलग नए नए कारण सामने आते हैं। जी, आत्महत्या आदमी क्यों करता है? उसकी जिंदगी में कुछ ऐसी बातें हुई है जो सहन नहीं कर सकता है, हिम्मत से काम नहीं कर सकता है। महाराष्ट्र में और पूरे देश में हजारों किसान आत्महत्या कर रहे। जी, आज मुझे चिंता है और मैंने बोला है, मैं लिखता भी हूँ, ये लॉकडाउन के बाद करोड़ों लोग बेरोजगार हुए, जी, होने जा रहे। हाँ, लोग भूखे मरेंगे। मुझे सबसे ज्यादा डर है लोग आत्महत्या करें, लोग अपने फैमिली के साथ आत्महत्या करें। मैं उनके बारे में भी सोचता हूँ। सुशांत सिंह राजपूत जरूर एक अभिनेता रहे, कुछ कारणों से आत्महत्या की है। हमारी संवेदना उसके साथ है। उस कारणों का तथ्य क्या है जानना चाहिए। प्रोफेशनल है, व्यक्तिगत है, इमोशनल है, लेकिन जो व्यक्ति हिम्मत से लड़ नहीं सकता वो आत्महत्या कर सकता है। सुशांत के लिए मेरी संवेदना है, लेकिन मैं उसके ऊपर ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। बहुत से कारण सामने आ रहे हैं। अभी क्या है कि उनके जो पिताजी हैं और मामा जी हैं और उनके जो जीजा जी हैं, हरियाणा में एडीजीपी, हरियाणा पुलिस में एडीजीपी के पोस्ट पे हैं। उनका ये मानना है कि इस मौत में कुछ तो गलत हुआ है और वो इसकी सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। क्या आप इससे सहमत हैं? देखिए, महाराष्ट्र की सरकार सक्षम है, महाराष्ट्र गृह मंत्रालय सक्षम। मुंबई पुलिस का क्राइम ब्रांच वन ऑफ द बेस्ट क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेशन करने वाले लोग हैं। उसमें सीबीआई आने की जरूरत नहीं है। जो तथ्य है मुंबई का पुलिस सामने लाएगी और मुंबई की पुलिस ने काम शुरू कर दिया है। मुझे नहीं लगता है कि सीबीआई या कोई और एजेंसी से उसका जांच करनी चाहिए। ये जो फिल्म अभिनेत्री हैं कंगना रनावत, उनका सोशल मीडिया पर एक बयान वायरल हो रहा है कि ये प्लान्ड मर्डर है। उनको खुदकशी के लिए उकसाया गया है। कुछ ऐसे लोग हैं जो बार-बार उनको ये कह रहे थे कि भई आप फ्लॉप हो चुके हैं और इस प्लान्ड मर्डर की जांच होनी ही चाहिए, ये उनका मानना है। देखिए, फिल्म इंडस्ट्री में कोई जिंदगी भर अमर पट्टा लेकर कोई आया नहीं है। कोई जी, कोई भी इंडस्ट्री में कुछ लोग ऐसे हैं जो हमेशा, एक जमाना ऐसा था कि अमिताभ बच्चन साहब भी घर बैठे थे। जी, एक 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 जमाना ऐसा आया था बीच में, आपने देखा जी। होगा कि हाँ, देखा बच्चन है। साहब जैसा इतना बड़ा अभिनेता, हुँ, हुँ। शिखर पुरुष इस क्षेत्र का, वो भी इस तरह से कुछ महीनों तक उनके पास काम नहीं था, सालों तक जी, काम नहीं था। उनके ऊपर भी संकट के पहाड़ टूटे थे, हिम्मत से खड़े हो गए। मैंने ऐसे बहुत से बॉलीवुड में और इंडस्ट्री में ऐसे बहुत से लोग देखे हैं कि जी। उनके जिंदगी में एक बैड पैच आता है। क्रिकेट में देखिए, बड़े बड़े खिलाड़ी, बैड पैच आता है, वापस लोग काम कर शुरू होते हैं। कोई जानबूझकर किसी को काम नहीं। ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, यहाँ टैलेंट का डंका बजता है। जी। सुशांत के पास टैलेंट जरूर था, लेकिन क्या कोई चूक दोनों तरफ से रह गई या किसकी गलती है, उस बारे में हम लोग बात करना, यहाँ बैठकर फिजूल के गॉसिप करना, ये ठीक नहीं है। बहुत से कलाकार हैं जिनके पास कोई गॉडफादर नहीं है, वो भी जी, काम कर रहे हैं। मैं देखता हूँ मुंबई में बैठा हूँ, जी। ऐसे ऐसे कलाकार है, युवा कलाकार है, टैलेंटेड, जिनका कोई गॉडफादर नहीं, जिसका कोई घराना नहीं है पीछे, बड़े बड़े नाम नहीं है, फिर भी आज वो चाहे छोटा पर्दा हो बड़ा पर्दा हो, लोग आराम से अपना गुजर बसारा काम कर रहे हैं। मुंबई में एक और फिल्म अभिनेता है सोनू सूद, जो प्रवासी मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए अपनी जेब से पैसा खर्च कर रहे थे, उनकी मदद कर रहे थे। आपने उनको भाजपा का एजेंट करार दिया, क्या वजह थी?
देखिए, आप मेरी बात समझ लीजिए, ये कोई मेरी व्यक्तिगत टिक्का टिप्पणी नहीं थी जी। एक लोगों के मन में हमेशा से उस टाइम सवाल आता था कि ऐसी बहुत सी बातें हैं लॉकडाउन में सरकार नहीं कर पा रही है। हाँ, राज्य की सरकार इतनी कोशिश करने के बावजूद ठीक से ये का हल नहीं कर पा रही। लोग पैदल निकल जा रहे हैं लॉकडाउन में, उनको बस नहीं मिल रही, उनको फ्लाइट नहीं मिल रही, और ये एक व्यक्ति है जो सड़क पर घूमता है और उनको फ्लाइट की व्यवस्था होती है, वो जब वो चाहता है तो बसों की व्यवस्था होती है। तो उस बारे में ट्विटर पर कोई भी जाकर उनसे कांटेक्ट करता है, बाद में ट्विटर हैंडल होता है, वो अकाउंट रद्द हो जाता है। इस प्रकार का एक माहौल बना था। उस बारे में मैंने सामना जो हमारा है, मैं एडिटर हूँ, तो उसका बारे में मैंने बात लिखी है। तो इतना वो एक माहौल बना दिया कुछ लोगों ने। अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसका स्वागत करने वाले हम लोग हैं, चाहे सोनू सूद जी हो या चाहे और कोई हो। लोगों के मन में जो प्रश्न थे वो मैंने खड़े कर दिए, और कुछ नहीं। सोनू सूद अच्छा काम करना चाहते हैं, करते रहेंगे। उद्धव ठाकरे साहब से फिर वो मिले, मुख्यमंत्री जी के बेटे आदित्य ठाकरे साहब से भी मिले, और उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने भी उनकी तारीफ की कि सोनू सूद अच्छा काम कर रहे हैं। अगर महाराष्ट्र सरकार प्रवासी मजदूरों को समय पर उनके घर पहुंचाने तक की व्यवस्था कर देती तो राउत साहब फिर सोनू सूद को मैदान में आने की क्या जरूरत पड़ती? ये बात महाराष्ट्र सरकार की थी, आप भूल चुके हैं कि ये केंद्र सरकार की पॉलिसी है। रेलवे लोकल ट्रेन की व्यवस्था आप कर लीजिए, ये बार बार हमारी तरफ से रेलवे मंत्रालय को बताया जा रहा था कि लोग पैदल निकल चुके हैं, हमें आप अलाउ करिए कि उनको बस देने का। देखिए, हम अगर उनको बसेस दे देते तो उनके जहां वो जाना चाहते हैं, यूपी हो, बिहार हो, हरियाणा हो, वहां के बॉर्डर पे उनको रोक दिया, अंदर लेने को तैयार नहीं कोई। ऐसे हालत में केंद्र सरकार ने एक पॉलिसी बनानी चाहिए। ये किसी स्टेट की पॉलिसी नहीं है, दिल्ली या महाराष्ट्र या कर्नाटक के यहाँ हजारों लोग काम करते हैं होटल में हमारे यहाँ, वो अपने घर बेंगलोर में जाना चाहते थे, लेकिन सरकार का आदेश सरकार हमारे पास आया कि हम कोई व्यक्ति को अलाउ नहीं करेंगे। अगर आप कर्नाटक में किसी को भेजते हो तो बॉर्डर से वापस भेजेंगे। ये बात है, तो उसमें सोनू सूद क्या करेंगे और हम क्या करेंगे? इसीलिए सवाल पैदा हुए राउत साहब की, जो महाराष्ट्र सरकार नहीं कर सकी तो सोनू सूद कैसे भेज सकते हैं व्यक्तिगत तौर पे लोगों को? यही तो सवाल था। और कितने और कहाँ लोग भेजे? लोग घर में पहुंचे या नहीं पहुंचे? पूरे बॉर्डर पे ही रुक गए। इतने हजारों लोग यूपी के, मध्य प्रदेश के, राजस्थान के, कर्नाटक के। मैं तो यही बोल रहा हूँ ना, अगर एक सरकार, कोई भी सरकार, इतनी ताकतवर सरकार अगर नहीं कर सकती तो सरकार के मदद के बिना एक व्यक्ति कैसे कर सकती? अगर ये सब करने के लिए सरकार की ही मदद चाहिए, फिर ऐसी कौन सी अदृश्य सरकार थी, इनविजिबल गवर्नमेंट थी, जो लोगों को मदद कर रही थी, जो हमें मालूम नहीं है, हम ढूंढ रहे थे, हमारे जैसे लोग भी। जी, तो ऐसा कहा गया कि सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री बनाने की मांग उठने लगी सोनू सूद के काम को देखते हुए। मैं तो मानता हूं प्रधानमंत्री बनाइए। और जब ये मांग उठी तो कहते हैं संजय राउत साहब सोशल मीडिया पर इस तरह की खबरें देख के नाराज हो गए और उनको भाजपा का एजेंट करा दे दिया। देखिए, अगर कोई बोलता है कि सोनू सूद को मुख्यमंत्री बनाओ तो मैं तो कहूंगा प्रधानमंत्री बना। पूरा देश की समस्या है ना ये, प्रवासी मजदूरों की थोड़ी महाराष्ट्र की है सर। ये फिजूल की बातें होती है। सोशल मीडिया का जितना दुरुपयोग या अपप्रचार के लिए किया जाता है, उसका ये सबसे बड़ा उदाहरण है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, पंजाब के राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर के अलावा महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने भी राजभवन बुला के और सोनू सूद की तारीफ की, क्योंकि राज्यपाल बीजेपी ने नियुक्त किए हैं और उनका सोनू सूद का सम्मान करना आपको शायद भाया नहीं है, ऐसा अंदाज लगाया। महाराष्ट्र में सोनू सूद जैसे हजारों लोग काम कर रहे थे। जी, एनजीओ थे, कार्यकर्ता थे, हमारे सभी पार्टी के लोग, सभी लोग महाराष्ट्र में इस तरह से काम कर, इसलिए तो महाराष्ट्र बच गया। इसलिए देखिए, जो मजदूर पैदल चल रहे थे तो गांव में जब गुजर रहे थे, उनका खाने का, पीने का, रहने का बंदोबस्त तो वहां लोकल लोग कर रहे थे। ये मानवता का सवाल है, ये कोई राजनीतिक सवाल नहीं है, ये कोई प्रांतवाद नहीं है। किसी को अच्छा नहीं लगा जो छोटे छोटे बच्चों को लेकर पैदल लोग चल रहे हैं अपने गांव में,
उस बारे में अगर केंद्र ने कोई पॉलिसी बना ली होती, मुझे लगता है, तो ये हालत हमको देखने के लिए नहीं पड़ते। राउत साहब, ऐसा भी कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 75 सीट ऐसी हैं जहां पर पूर्वांचल के वोटरों का प्रभाव है, और आपने जो बयान दिया उससे पूर्वांचल के वोटरों के नाराज होने का खतरा था। शायद इसीलिए फिर शिवसेना ने अपनी रणनीति बदली और सोनू सूद की तारीफ की। नहीं नहीं, ऐसा कुछ देखिए, ये गलतफहमी है। महाराष्ट्र में कितनी भी सीटें 288 हो या और कुछ हो, इससे ये राजनीति का विषय नहीं है। और सोनू सूद कोई उनका आइडल नहीं है या कोई उनका आदर्श नहीं है। वो भी एक फिल्म इंडस्ट्री में काम, एक विलन का काम करने वाला एक अच्छा अभिनेता है। मैं उनकी फिल्में हमेशा देखता हूँ, अच्छे कलाकार है। रजनीकांत की पार्टी वहां नहीं चलती है, इतने बड़े सुपरस्टार। तो अभी वो जमाना चला गया अभिनेताओं का। महाराष्ट्र कोरोना के मामले में देश में सबसे आगे है। सबसे ज्यादा मौत महाराष्ट्र में हुई है और संक्रमित मरीजों की तादाद भी देश में सबसे ज्यादा है। तो कहाँ चूक होगी महाराष्ट्र सरकार से जो इस महामारी पर अपनी बात चूक नहीं, ये बात सिर्फ महाराष्ट्र की नहीं है। महाराष्ट्र में टेस्टिंग ज्यादा हो रही है। महाराष्ट्र में अब तक 50,000 से भी ज्यादा संक्रमित लोग ठीक होकर अपने घर में भी गए हैं। ये भी आप बताइए। महाराष्ट्र में जो अस्पतालों की सुविधा हमने बना दी है, संकट का गहराई देखकर, वो भी आप देख लीजिए। बड़ा स्टेट है, मुंबई जैसा बड़ा शहर है, पूरे विश्व से लोग, देश लोग आकर बैठे हैं। अब फ्लाइट चल रही थी आखिर तक, तो हम बोल रहे थे फ्लाइट बंद करो। तो लोगों को सुविधा देने में हम सबसे आगे हैं और रहेंगे। और धीरे धीरे आंकड़ा भी कम हो रहा है। एक पीक पीरियड आकर चला गया है। अब मुझे लगता है पूरे महाराष्ट्र में अब ये पूरा आंकड़ा नीचे आ रहा है। वो आने वाला ही था, जिस तरह से WHO ने बताया था उसे मुताबिक हो रहा है ये सब। और सरकार और प्रशासन पूरी ताकत से काम कर रही है, पूरी ताकत से, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मुंबई को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं होता है। इतनी बड़ी लोक संख्या, झुग्गी झोपड़ियां भी ज्यादा है यहाँ, पूरे देश के लोग आकर बैठे हैं, काम कर, लोग बाहर जाते हैं रोजी रोटी के लिए। स्प्रेड तो होता है, ये होने वाला ही था। ऐसी मुंबई के बड़े शहरों का ये समस्या है, चाहे दिल्ली हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे कलकत्ता हो, चाहे जयपुर हो, हाँ, चाहे गुड़गांव हो, जो कमर्शियल सिटीज है वहां इस प्रकार से स्प्रेड होना ही था और हो गया। और अब सभी शहरों में ये कम भी हो रहा है, उसमें मुंबई भी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बयान दिया था कि महाराष्ट्र सरकार में हम सहयोगी पार्टी के तौर पर शामिल हैं, लेकिन निर्णय लेने की क्षमता में हम शामिल नहीं हैं। मतलब राहुल गांधी जी का ये कहने का क्या अर्थ था कि वो सरकार में शामिल है लेकिन निर्णय लेने में उनकी कोई भूमिका नहीं है पार्टी की? देखिए, कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र की सरकार में बराबर की लगभग हिस्सेदार है जी। उनके सभी प्रमुख नेता कैबिनेट में शामिल है। तो सभी, चाहे बाला साहेब थोरात, अशोक चव्हाण जी जो एक चीफ मिनिस्टर रहे, और भी बहुत लोग हैं। हाँ जी। लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। किसी भी राज्य में या केंद्र में निर्णय लेने की खिड़की, विंडो एक ही होनी चाहिए। चार लोग जो प्रमुख है वो निर्णय नहीं ले सकते। कैबिनेट में चर्चा होती है, कैबिनेट में प्रमुख निर्णय के बारे में, और मुख्यमंत्री उस बारे में अपनी राय देकर निर्णय लेते हैं। उससे ही सरकार और राज्य और देश ठीक तरह से चलता है। सरकार बनने से पहले ही इस बारे में निर्णय हुआ था कि निर्णय के अधिकार मुख्यमंत्री के पास रहेंगे। और मुझे लगता है राहुल गांधी जी ने जो बयान दिया है उसमें सच्चाई है। निर्णय लेने के अधिकार जो है वो कैबिनेट और मुख्यमंत्री के पास है, लेकिन सभी निर्णय जो होते हैं वो सिर्फ राज्य के हित में होते हैं, सबको मालूम है। तो मैं उनकी जो बात है उनका भी स्वागत किया था कि सही बात कही। उसके बाद फिर उद्धव जी और राहुल जी की भी बात हो गई, पूरी बात उनके भी समझ में आई और सब ठीक चल रहा है। जी। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने कहा था, और हमने भी अखबार में पढ़ा है, उन्होंने कहा कि ये सरकार अपनी सी नहीं लगती है, जबकि वो कांग्रेस आपकी सरकार को समर्थन दे रही है, फिर वो ऐसी बात क्यों कह रहे हैं?
अभी पृथ्वीराज चौहान भी अनुभवी नेता है, केंद्र में काम कर चुके हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अपनी राय दी होगी। देखिए, जब से ये सरकार आई है, सत्ता पे 6 महीने का समय बीत चुका है। 6 महीने में सरकार सिर्फ संकटों का ही सामना कर रही है। आपने देखा होगा, सरकार ने शुरुआत की, 1 महीने के बाद कोरोना का संकट शुरू हो गया। कोरोना का संकट चल रहा है तो महाराष्ट्र में सबसे बड़ा तूफान, चक्रवाती तूफान आ गया और पूरा जो हमारा कोस्टल एरिया है वो उद्ध्वस्त हो गया। तो हमेशा सरकार 6 महीने से संकट पे संकट आ रहे, पूरा सरकार उसमें जूझ रहा है। अभी पृथ्वीराज चौहान जी ने अगर एक बात की है तो हमारी उनसे बात हो गई है। होते अपने मन की बात कोई रखता है तो उनका आदर करना चाहिए। शिवसेना लंबे समय तक भाजपा की साझीदार पार्टी रही है, लेकिन यह ऐसा पहला मौका है जब शिवसेना को भाजपा को छोड़ के कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बनानी पड़ी है, जबकि अलग विचारधारा की पार्टियां कांग्रेस और एनसीपी शिवसेना के मुकाबले में। गठबंधन सरकार का क्या अनुभव है अब तक का आपका? गठबंधन सरकार तो हमने भी बहुत चलाई है, ऐसे नहीं कि देखो हम अटल जी के सरकार में भी हम रहे हैं, एनडीए में। वो तो 34 पॉलिटिकल पार्टीज वाली सरकार बनी थी, हम भी थे उसमें। उसमें क्या कठिनाई होती है, क्या दुख दर्द होता है, हमको मालूम है। महाराष्ट्र में भी जब हमारा मुख्यमंत्री था, मनोज जोशी थे, फिर नारायण राणे थे, तभी गठबंधन की सरकार थी। शिवसेना बीजेपी के साथ और लोग उसमें शामिल थे। अब जो सरकार 5 साल पहले फडणवीस वाली सरकार थी, वो भी 2 या 3 पार्टी की सरकार बन गई थी। तो महाराष्ट्र में बात नहीं। शरद पवार साहब जो एक दिग्गज नेता है, 1978 में पहली बार इस देश में गठबंधन की सरकार महाराष्ट्र में बनी थी, गुलोद वाली पीएलडी वाली। अनुभवी नेता है, हमारा अनुभव अच्छा। देखिए, हमने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा नहीं है, हमने छोड़ा ये बयान ही गलत है। हमारे ऊपर ये जो स्थिति है आज की, वो लादने का काम बीजेपी ने किया है। हम तो कभी छोड़ना नहीं चाहते। हमारी एक वैचारिक आइडियोलॉजी है, लॉयल्टी है, जो हिंदुत्व की है, वो कल भी थी और आज इस सरकार में भी हम अपने विचारों से कायम हैं। बीजेपी ने इस प्रकार का माहौल बना दिया कि हमको मजबूरन ये निर्णय लेना पड़ा राज्य के हित के लिए और स्टेबिलिटी के लिए। जो बात तय हुई थी चुनाव से पहले, अगर आप उससे मुकर जाते हो तो हमारे पास कोई चारा नहीं। जो बात हुई है वो बात कभी हुई नहीं। इस प्रकार की बात अगर कोई करता है तो हमारा स्वाभिमान का प्रश्न में निर्माण होता है। सत्ता के लिए, सत्ता की हवस हमें कभी नहीं थी, हम कभी भूखे नहीं। हम बाला साहब ठाकरे जी के पार्टी के सिलेदार हैं जी। सत्ता आती है, सत्ता चली जाती है, हम सत्ता के लिए पैदा नहीं हुए जी। हम मंत्रालय में बैठे या ना बैठे, शिवसेना की सत्ता हमेशा इस मुंबई और महाराष्ट्र पर रही है। हमको चिंता नहीं है ये सत्ता बित्ता और पावर और कुर्सी का, हम कभी बैठते नहीं। लेकिन जरा आप अपने बात से, जो शब्द आपने दिया है, आप उससे मुकर जाते, तो मुझे लगता है कि ये हमारे पास ये एक ही विकल्प और एक ही रास्ता बचा था कि मुख्यमंत्री शिवसेना का किसी भी हालत में बनाना है, जो हमने जनता को वचन दिया था। और हमने एक चमत्कार है इस प्रकार की सरकार बनना महाराष्ट्र में। तो सरकार बन गई, तीनों पार्टी एक साथ आ गई, जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो है उसके ऊपर, समान कार्यक्रम के ऊपर एक सरकार बन गई और हम चला रहे, ठीक से चल रहे। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का यह मानना है कि ये बेमेल गठबंधन है और ज्यादा लंबे समय तक चल नहीं पाएगा। क्या सहमत हैं आप इससे? देखिए, उनका काम है, वो लीडर ऑफ अपोजिशन है। अपोजिशन का काम होता है इस प्रकार की बयानबाजी करना, डिमोरलाइज करना। लेकिन मैं उनको बार बार कह चुका हूँ कि भाई साहब, राजनीति करने के लिए बहुत समय बाकी है। अब राज्य में संकट की घड़ी है, आप सरकार के कंधे से कंधा मिलाकर संकट का सामना करने के लिए हमें ताकत दीजिए जी। लेकिन चाहे देवेंद्र जी की कुछ बात हो और कोई, सरकार पूरी तरह से सुरक्षित है। ये एग्रीमेंट 5 साल का है, ये सरकार 5 साल चलेगी, चलती रहेगी और आगे भी चलेगी, ये देवेंद्र जी को भी मालूम है। लेकिन अपोजिशन की एक बात कहने का एक तरीका होता है। मैं अपोजिशन का हमेशा आदर करने वाला व्यक्ति। शुक्रिया राउत साहब, हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद।
धन्यवाद। तो ये थे शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत, जिनका ये मानना है कि तीनों पार्टियों का गठबंधन मजबूत है और सरकार अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी। विधायकों को तोड़ने की भले ही कितनी ही कोशिशें की जाएं, लेकिन ये आने वाला समय बताएगा कि किसके विधायक टूटते हैं। पंजाब केसरी के लिए बलवंत तक्षक, चंडीगढ़।